उनके साथ हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन अभी करेंगे। सर से कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे और लास्ट में आप लोग के जो भी क्वेश्चन है आप भी सर से पूछ सकते हो। ऑल्सो टॉप एजुकेटर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो अब सर से हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि तुम्हारे Thank you first of all thank you everyone who has joined. To give it very short, the journey has been that I have been in the field of civil services almost 10 साल हो गए and book लिखने के बारे में honestly मैंने कोविड के टाइम पे सोचा था because to be very honest मैं काफ़ी खाली था उस समय and then I was thinking कि फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया and then I thought कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ना कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो हर चीज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया। बुक्स हैं बहुत सारी, ऑफकोर्स डॉक्टर जयशंकर सर की बुक मैं रेफर करता हूँ, मैंने किया भी है, डॉक्टर शशि थरूर की हुई है, बट वो क्या है कि उसके कुछ कुछ पोर्शन आप एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हो, हर पोर्शन को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो वहीं से थॉट प्रोसेस आया कि काफ़ी एस्पिरेंट्स ने मैसेज भी किया बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ तो उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बुक एंड देन द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट सो फार and thinking about post writing that book has been that the international relations की book आई and it has been one of the best sellers। मतलब देखोगे टॉप बुक्स में आती है जो फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन also doing really well। so काफ़ी सारे लोगों ने रीच आउट किया हैं, you know डिप्लोमेट्स, मतलब विश्वास नहीं करोगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है वो बुक्स को देखा उन्होंने और उनके डेस्क पे रखी रहती है। So I think that's a big achievement for me. At first, I wish I had it. So yeah, I think that's something to you know really cherish. As an educator, especially for UPSC civil services exams, what has been your experience and what kind of guidance and direction aspirants need today? As an educator, I think nowadays things have changed. पहले क्या होता था कि मतलब टू गिव यू पर्सपेक्टिव, अभी एवरीबडी थिंक्स दैट बिकॉज दे कैन कम ऑन यूट्यूब एंड एवरीबडी कैन बी एजुकेटेड, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशन। और बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड यूट्यूब की वजह से क्या हुआ है कि पीपल हु आर रियली ग्रेट टीचर्स, जो लोग बाहर निकल के आए, जल्दी क्या होता है टीचिंग प्रोफेशन करो उतने अच्छे से हमारे यहाँ इंडिया में देखा नहीं जाता, मुझे लगता है टीचर है कुछ नहीं करा तो टीचर बन गया होगा, बट वो चीज़ ना आप चेंज हो गई है। अभी आप देखिए इतने सारे लोग हैं, अभी अलग पांडे हैं, फिजिक्स वाले हैं, सो मेनी पीपल आर देयर जो टीचर हैं, मतलब दिल्ली विकी सर हैं, अवधेजा सर हैं, हम लोग चुनिंदा नामों में उसमें से कभी कभी आ जाते हैं। सो आई थिंक टीचिंग प्रोफेशन लाइमलाइट में आया है बिकॉज ऑफ दिस यू नो आपका यूट्यूब है, ऑनलाइन एजुकेशन है, एंड कहीं ना कहीं आप देखिए उसमें जो फिजिकल बुक्स हैं, ठीक है, उनका रोल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग प्रिफर करते हैं PDF करना, बट अल्टीमेटली अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से पूछोगे तो वो बोलेगा यार मैं तो फिजिकल पढ़ता हूँ। सो वो उसका अपना अलग चार्म होता है फिजिकल पढ़ना। सो आई थिंक दैट इज सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे था कि लाइक आपको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, जानता हूँ जब से, तो एज एन एजुकेटर, एज एन ऑथर तो मैं आपको जानता हूँ, बट उसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजमेंट हायर लेवल पे जब आप मिलते हो तो सर उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? लाइक स्टूडेंट जो एक IAS एग्जाम क्वालिफाई करना सिर्फ इतना होता है कि IAS एग्जाम क्वालिफाई करना हो, बट उसके बाद जो उनकी वैल्यू होती है, उनकी जो पोजीशन मिलती है, आप उनसे मिलते हो उस लेवल पे ऑफिसर से मिलते हो, तो सर आप कैसा क्या बताना चाहोगे स्टूडेंट को कि क्या फील होता है उस चीज़ का? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं कल का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देता हूँ। आई वॉज एट राइसीना डायलॉग जो कल हो रहा था, एंड इंटरेस्टिंगली वहाँ पे मुझे 10 इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स मिले, वो सारे मेरे स्टूडेंट थे। सब लोग ने मुझे घेर लिया, उन्होंने बोला सर किसी न किसी टाइम हमने आपसे पढ़ाई है। तो जैसे अभी मैं एडवाइज़र हूँ G20 के लिए, सो आई एम असिस्टिंग एन मिनिस्ट्री एंड मतलब पब्लिक पॉलिसी में काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। तो आई कीप ऑन मीटिंग यू नो लॉट ऑफ ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स,
तो मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज दे रिकग्नाइज कि भाई आपने बुक लिखी है, इट्स अ वेरी टफ जॉब राइटिंग ए बुक, प्लस यू आर एन एजुकेटर ऑल्सो, एंड दे डू वॉच वीडियोज। हमें लगता है कि वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, वो बिजी रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, आपको आई कैन नेम देम, बट वो उनको सबकी नज़र रहती है कि कौन यूट्यूब पे क्या वीडियो बना रहा है, उन्हें सब पता रहता है। सो दे डू वॉच इट एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं। सर अब हम बात करते हैं आपके बुक के बारे में, बेसिकली सेकंड एडिशन इंटरनेशनल। तो थोड़ा सा इस बुक के बारे में आप डायरेक्टली आप स्टूडेंट को बताइए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है वो तो जानता है, बट एज एन स्टूडेंट जब बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत सारी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है, तो एज एन ऑथर आपने जो इसमें मेहनत की है और सेकंड टाइम इस बुक को हम पब्लिश करें बहुत सारे एडिशंस के साथ, चेंजेस के साथ, तो सर आप जरा बच्चों को बताओ यार ये बुक क्यों अलग है, क्या डिफरेंसेस है इसमें और कैसे यूनिक बनाती है इस बुक को, और आपके लिए कैसे मतलब स्टूडेंट्स के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, बिफोर आई से आई थिंक थर्ड एडिशन हमें काम करने की जरूरत है, सेकंड एडिशन तो अभी लॉन्च कर दिया आपने वैसे। सो सी द आइडिया मैंने जैसे मैंने बताया कि अबाउट द होल जो आइडिया आया बुक का लिखने का कि मतलब कहीं पे भी कंसाइज मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो फर्स्ट एडिशन पे हमने पहले उस चीज़ को काम किया, सेकंड एडिशन में हमने उसको और इम्प्रूव किया। फॉर एग्जांपल अगर आप चैप्टर्स देखेंगे इसमें, अगर आप कुछ दिखा सकते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया की कोविड जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था, या जो हमने रेस्क्यू किए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन वॉर में, तो उसको हाईलाइट किया है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे इंडिया के जो यूएन में एम्बेसडर थे उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है, बुक हैज बीन वेरी काइंड, सैयद अब्दुल एंड द फॉर्मर सीआईसी ऑफ इंडिया, एंड हैज बीन रिकमेंडेड बाय टॉपर्स, बिकॉज टॉपर्स को पता है कि भाई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चाहिए। सो यू नो दे सॉ द बुक, दे हैड गॉन थ्रू द बुक, सो दे रियलाइज, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स एंड इमेजेस हैं, और फ्लो चार्ट जो है वो स्पेसिफिकली इस हिसाब से बनाए कि आप उसको डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यूपीएससी मेंस में आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको एडेड एज तभी मिलेगा जब आप उसमें थोड़ा कुछ अलग करेंगे। अलग क्या हो सकता है? यू कैन राइट एन एग्जाम्पल, यू कैन राइट अ फैक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ड्रॉ डायग्राम। तो हम लोग को लगता है डायग्राम सिर्फ ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में बन सकता है, या यू नो स्पेसिफिकली अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट है, बट ट्रस्ट मी फ्लो चार्ट बनाना आप हर आंसर में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। सो आई थिंक वो चीज़ में ये बुक हेल्प करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बुक कवर्स कंप्लीटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो इसमें इनफैक्ट जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिनका है वो लोग भी इसको रेफर करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट इज बीइंग लव्ड बाय सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन Amazon एंड Flipkart। आई थिंक डायरेक्टली आपको भी बहुत लोग रीच आउट करते हैं दिशा पे। So I think that has been one thing, and I just want to say one more thing, that शायद ये लोगों को लगता है कि author का एक काम है, but it's not just me who has worked on the book. I just standing here, she has helped me in more than half of the chapters in doing research, because I was recently talking to a joint secretary in a ministry. वो मुझसे पूछे थे तुम्हें टाइम कैसे मिला बुक लिखने का, तुम तो इतने बिजी रहते हो। So I told him my wife has worked a little on the book because she is herself interested in a lot of research. So I think it's a team effort, plus आपकी टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया इन डायग्राम्स एंड और जिस तरीके से भी हम इसको बेटर बना सकते हो। So I think that is one of the reasons why I think this book is lovely. Thank you. सर जैसे मैंने देखा इस बुक के हर चैप्टर स्टार्टिंग एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा चैप्टर से रिलेटेड, और बीच बीच में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता होगा स्टूडेंट को उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लाइक एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि लास्ट 2 एग्जाम जो हुए यूपीएससी के 2021 और 2022 में प्रीलिम्स में, इस बुक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं जिसको हमने क्लेम भी किया है और सोशल मीडिया पे इसको बताया भी था स्टूडेंट्स को कि कैसे ये बुक हेल्प करती है, और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आए प्रीलिम एग्जाम्स में। तो सर उस बारे में बताइए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आइडिया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसका क्या आइडिया था, ये कैसे वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट के लिए? बेसिकली देखिए क्या होता है फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस कि न्यूज़पेपर से आप लोग मोस्टली चीज़ें समझ तो लेते हो, लेकिन आपको क्या पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर हम बात करें, आपको नहीं पता कि ह्यूमन लाई या माओ ज़ेडोंग का क्या इक्वेशन था जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप अपनी हिस्ट्री नहीं समझ सकते तो आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। सो आई थिंक हर चैप्टर के ऊपर हमने कोशिश करी है कि वी ट्राई टू गिव एज कंसाइज बैकग्राउंड एज पॉसिबल, ताकि वो आपको हेल्प करे बेस बिल्ड करने में, ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली में चाइना इंडिया के साथ ऐसा क्यों बिहेव करे, या अभी आप सडनली सोच रहे हो कि गलवान हुआ तो वो क्यों हुआ। वो ऐसा नहीं है, वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है, बिकॉज देयर इज अ बैकग्राउंड बिहाइंड इट। ठीक है, रियलिज्म की फिलोसफी वो लोग बिलीव करते हैं, वो रियलिज्म में ही बिलीव करते हैं। तो वो चीज़ जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इजराइल इंडिया के साथ क्यों है, चाइना एंटी इंडिया क्यों है,
और एक्चुअली मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ अबाउट दिस कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट इट इज इंडिया चाइना इशू, बट आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, चाइना व्हाटएवर चाइना डज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, व्हेन यू रीड इन दिस बुक, इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू यूएस। जब भी वो इंडिया को देखता है कि वो यूएस के बहुत करीब जाता है, तब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। आप ये चीज़ नोट भी कर लेना, दैट यू विल फाइंड इन दिस बुक, एंड दिस इज इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। अब मैं स्टूडेंट से चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट के कुछ भी क्वेश्चंस हो सर से पूछना हो। एक लास्ट क्वेश्चन था सर, दिशा पब्लिकेशन के साथ वर्क करके आपको कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दिशा के साथ? दिशा की टीम आई थिंक हैज़ बीन, जब मेरी शुरू में बात हुई थी 2020 में भी कोलैबोरेटेड, तो इनिशियली जो है हम लोग व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, एंड कई बार क्या हुआ कि मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा था, वाज अनएबल टू finish some chapters on time, so they were very patient also. So it has been very incredible working with the entire team, and especially आप लोग जब आए हैं दिशा में, तो of course I think regular level पे हम लोग का interaction which is necessary for the order also to know how the market is and how what is the feedback regarding the book. देखो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव तो हमें मिलता है, but then from the market perspective it is you guys who tell us that. So yeah, I mean it has been an incredible journey. I think you people should be a better person to tell me how it has been an experience with working with me in order like me. It's not even a question, sir. It has been great working with you, and it's a privilege to be associated with you. Not a legend. सो हमारे साथ उत्सव है, उत्सव सर से क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपको? सर मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड का हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ, तो मुझे यूपीएससी में प्रिपरेशन करनी है, तो मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ? आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है वैसे, तो पहले तो देखो हर कोई एस्पिरेंट जो पहले यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचता है, मैं उससे यही सवाल पूछता हूँ कि भाई पहले डिसाइड कर लो करना क्या है यूपीएससी, यू नीड टू हैव योर ओन रीजन, बिकॉज ये सवाल वहाँ पे भी आएगा जब आप तैयारी कर रहे होंगे और जब इंटरव्यू फेस करोगे तब भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड होने के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ है कि आप सिविल रिलेटेड जितने भी वर्क है उसमें हेल्प कर सकते हैं, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप देखिए अभी टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, अगर वो चीज़ किसी बेटर सिविल प्लानिंग सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर से हुई होती तो शायद यू कुड हैव सेव्ड लाइफ। सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस टू योर एडवांटेज। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, ये मत सोचो कि आप टीयर 2 कॉलेज से आए हो, टीयर 3 कॉलेज से आए हो, आप टॉपर्स को देखिए, कोई हर कोई IIT IIM से तो होता नहीं है, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी इज अ ग्रेट लेवल। सो आई थिंक यू शुड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपका आर्किटेक्चर बैकग्राउंड में ट्राई टू कवर बेसिक्स फर्स्ट, बाकी जो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आई थिंक दिशा इज हेल्पिंग इन दैट। आपके यहाँ पे हमारे बेस्ट सेलर्स है जिसमें TYQ मिलते हैं आपको, सो स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दोस बेसिक्स एंड देन यू कैन चूज योर ऑप्शनल अकॉर्डिंगली। जैसे आई एम नॉट रियली श्योर कि ऑप्शनल करते पहले अलग यूपीएससी इट वाज रिसेंटली यूपीएससी में हटा दिया गया, सो आई थिंक बेटर टू वर्क ऑन बेसिक्स फर्स्ट एंड देन यू कैन बिल्ड ऑन योर बेसिक्स। सो गाइस, और भी स्टूडेंट है जिनको कोई क्वेश्चन पूछना हो दीपांशु सर से किसी भी क्वेश्चन, किसी भी बैकग्राउंड रिगार्डिंग लाइक एग्जाम प्रिपरेशन और समथिंग। आशीष, मेरा ये था कि IR स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। So I think to be very candid, books से start नहीं करते हैं। What would I suggest better? Because see the point is IR के साथ, and in fact because IR इतना dynamic subject है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा कहीं सडनली समथिंग इज हैपनिंग। इनफैक्ट कल हम लोग राइसिंग एंड डायलॉग में डिस्कस भी कर रहे हैं कि समथिंग ऑफ द अदर थिंग्स आर हैपनिंग, रशिया यूक्रेन इसी बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसा मैंने बताया, यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड स्पेसिफिकली ऑन कंट्रीज जो इंडिया के नेबरहुड में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरली आपका जो है सवाल जो है वो नेबरहुड से आएगा। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, 8-10 कंट्रीज है, जो मेजर कंट्रीज देख लीजिए लाइक US, चाइना, रशिया, जो हमारे मेजर पार्टनर है, उनका बैकग्राउंड इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुक आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद से आप देख सकते हैं, एंड इसके बाद यू कैन एनी डे आपको बिल्डअप करना पड़ेगा विद करंट अफेयर्स। सो आई थिंक इसके लिए यू हैव डेली करंट अफेयर्स के लिए आप वीडियोस देख सकते हो, एंड आई वुड सजेस्ट यू शो टू फॉलो द बट यू नीड टू बिल्ड योर बेस। उसके बाद ना क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है समझना कि वाई रिलेशन आर चेंजिंग। मेरे क्वेश्चन ये था, जैसे आपने भी कहा कि हमारे नेबरिंग कंट्री का असर हमारे इस पर पड़ता है, लेकिन जैसे रशिया यूक्रेन, तो उसका हमारे सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, इंडिया सोसाइटी पे? जैसे हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं
तो सुनते हैं वॉर चल रहा है और अब 1 साल हो चुका है, 2-4 दिन पहले, तो हमारे ऊपर और हमारी सोसाइटी पे कैसे रिजल्ट है वॉर का? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज हम लोग जब वॉर के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ लगता है डिप्लोमेसी डिफेंस का ही इफेक्ट रहता है, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको पता है यूक्रेन जो है वो सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, क्योंकि गेहूँ एक्सपोर्ट भी करता है। अब हमेशा इतना पता नहीं चलता बिकॉज चीज़ें थोड़ी महंगी हो रही हैं, लेकिन आपको शायद रियलाइज़ ना हो कि चीज़ों का महंगे होने का कारण ये वॉर भी है, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट है, क्योंकि आपको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करता है आपको चाइना। तो इसमें क्या हो गया कि जो आपके जो सप्लाई रूट्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। एंड देन यू माइट हैव सीन इन द न्यूज़ आल्सो कि हमने रशिया से फिर इम्पोर्ट करना चालू किया तो थोड़ा सस्ता हो गया, तो मैंने उसको लेके आई थिंक डॉक्टर जयशंकर इज अ बेटर पर्सन टू हाईलाइट कि दैट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। आप कह सकते हो हमारा एक चॉइस, जो भी हमारी जनता के लिए सही लगेगा हम वो काम करेंगे। ऑफ कोर्स आप तो एट अ वेरी स्मॉल स्केल लेवल पे आप देखोगे आपकी सब्जी की प्राइसेस से लेके टू इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है, वो हर एंगल से, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो सोशल इशूज़ के पर्सपेक्टिव से हो। इनफैक्ट मैं बहुत बार ये जनरली लोगों को सुनता हूँ कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ ना मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। एक बड़ा फनी इंसिडेंट था, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे ना ऐसे फॉरवर्ड हो जाते हैं मैसेजेस। मैं एक दिन ऊबर में जा रहा था, तो मैंने ड्राइवर से बोला यार बड़ी गर्मी हो गई, इसे चला दो। कह रहा सर आपको पता है पुतिन ने बंद कर दिया इसलिए गर्मी हो गई। तो वो मतलब ही वॉज नॉट रॉन्ग बाय द वे, बिकॉज व्हेन समथिंग इज हैपनिंग एट वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अब इतने सारे एमिनेशन फायर हो दैट जनरेट हीट्स, ठीक है, वो हीट जो जनरेट होती है वो अब देखिए जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है इट इज हैपनिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी योर प्लैनेट, ठीक है, दैट एरिया इज वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज। उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ भी पड़ेगा, बिकॉज अगेन IR is not just IR, it is linked with geography also, ठीक है, तो वहाँ पे जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज होगा। और क्लाइमेट चेंज से गर्मी जैसे आप देखिए अभी ऑलरेडी इतनी गर्मी हो गई है, जल्दी इतनी गर्मी होती नहीं इस टाइम, होली के बाद गर्मी होना चालू होती है। तो बहुत हद तक लोगों को लगता है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू अस बट इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। थैंक यू गाइस। और भी है कोई जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो दीपांशु सर? हाँ प्लीज सर, आपका नाम क्या है? इंडिया को अपनी टर्की की हेल्प करने का शौक क्यों बड़ा हो गया? टर्की हमेशा इंडिया के आगे सुनता है। रिसेंटली अल्बर्टो ने कश्मीर के लिए बोला था, to be very honest, देखिए from an academics perspective मैं आंसर करूँगा इस क्वेश्चन को। आपको पता है हम लोग G20 होस्ट कर रहे हैं, और हम लोग की जो मेरी फिलोसफी वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जैसे होता है ना हमारे घर में कि एक भतीजा होता है, एक चाचा होता है, वो नाराज ही रहता है चाहे कुछ भी कर लो उसके लिए। तो वैसे टर्की भी है, रिलेशन हमारे बहुत पहले से हैं। टर्की में आप देखिए जब आपका किंगडम हुआ करता था ऑटोमन का, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हमारे। तुर्क्स आए थे इंडिया में, क्योंकि उज्बेकिस्तान के भी लोग आए थे, वही सब दिल्ली में आके सेटल हो गए। तो ब्लड रिलेशन तो है हमारे, बट क्या है ना कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उसका पाकिस्तान के साथ एक अलग इक्वेशन है टर्की का, तो वो उस फैक्टर की वजह से इंडिया के खिलाफ रहता है मोस्टली। बट अगर आप देखेंगे मेन पॉइंट ये है कि इंडिया उसको उस नजरिए से नहीं देखता। इंडिया कहता है चलो यार हमारी फैमिली का पार्ट है, ठीक है, हो जाती है लड़ाई, लेकिन हम जब भी कोई जरूरत पड़ेगी हम सपोर्ट करेंगे, और हम हर कंट्री को करते हैं। टर्की में ऐसे बहुत सारे देश हैं। हाँ 11 दिन उत्तर इंडिया में हटाई थी, तब भी बोला था क्योंकि सब इंटरनल में हमें नहीं चीज़ें इंटरनल इशू। तो मैं आगे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपकी फैमिली में किसी चाचा से मामा से लड़ाई हो जाती है ना, तो उसकी जब कोई बात नहीं सुनता है तो वो दूसरे चाचा को लगाता है अपनी जगह या मामा को, ताकि कुछ लोग तो साइड में हो ना। तो अब क्या टर्की के साथ भी ऐसा ही है। अब एर्दोगान साहब को लगता है कि यार मैं अकेले में कुछ कर नहीं पाऊंगा, चलो पाकिस्तान को साइड में ले लेगा, अपनी साइड करेंगे। तो वो यार ये सब चीज़ें ना जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये हमें लगता है कि लड़ाई चल रही है, वो हर कंट्री का अपना खुद का एजेंडा है, बट अल्टीमेटली जब सब लोग मिलते हैं ना, मोदी जी मिलते हैं जब एर्दोगान से, तो बहुत अच्छा मीटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, OIC भी है और NATO भी है। अगर आप देखो यूरोप का उनका वैसे तो 10% लैंडमास का हिस्सा ही है जो यूरोप में आता है, मैक्सिमम तो एशिया का पार्ट है उनका, बट उनके अपना एजेंडा है। मेजरली देखिए टर्की का जो इशू है, आई नॉट टू मच इनटू डिटेल, वो उनका खुद का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। एर्दोगान साहब की जो अगर आप देखोगे पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो रही है, और अदर जो रीजनल पार्टी जैसे कुर्दिश पार्टी है वो आगे बढ़ रही है।
उनके अपने खुद के इश्यूज हैं, मतलब आई विल नॉट रियली लाइक टू कमेंट टू मच, बट जहाँ तक हमने समझ लिया कि इंडिया को हेल्प करें, तो जैसे मैंने बताया कि हम हमारा एक कह सकते हैं विजन भी है और मिशन भी इंडिया का कि इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, चाहे कुछ भी हो। और टर्की के साथ जैसे मैंने बताया हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है, तो हमारे ही कहीं ना कहीं वो रिलेटेड लोग ही हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टर्की से आते हैं, हम लोग उनसे डायरेक्टली बिजनेस करते हैं। मैं भी बोलता हूँ कि शायद लोग ये बहुत कम जानते हैं कि टर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन हैं, और शायद मेरी बुक के बारे में बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको और लगेगा। थैंक यू। और किसी क्वेश्चंस? कल रोड पे बताया कि हमने की काफ़ी मदद की है वहाँ भूकंप आया, आज भी हमारे पाकिस्तान की मदद की है। अभी इनका सेम सवाल है, वही सवाल का जवाब दे रहा था कि तो क्या होता है ना हमारी फैमिली में, अब मेरी किसी से लड़ाई होगी, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में, आपकी भी शायद ऐसी फैमिली में कोई होगा कि चाहे आप कुछ भी करते हो लेकिन आपकी बुराई करें। तो ऐसे ही हाल है, अब हमारा पूरा विश्व जो फैमिली है हमारे, आपको पता है वसीला कुटुंबकम में बिलीव करते हैं हम लोग। तो नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। देखिए अल्टीमेटली हर कंट्री का अपना एजेंडा होता है, जैसे मैंने बताया। अभी इनको भी मैं यही सवाल का जवाब दे रहा था कि एर्दोगान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इशूज़ है, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए जब क्या होता है, जब आदमी को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है इंटरनेट, तो कुछ ना कुछ करना चाहता है, खाना चाहता है, तो वो बस वही चीज़। और नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ, इनफैक्ट रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं टर्की का बता रहा हूँ कि टर्की के रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है, रशिया तो हमारा बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए मैं आपको बताऊँ, हम चाहे कितना भी बुराई कर लें या कितना भी कुछ बोलें, अल्टीमेटली आप बिजनेसमैन लोगों से मिलेंगे, उनके बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत ट्रेड होता है इंडिया टर्की के बीच में। यूक्रेन देखिए अगेन सेम चीज़ है, हर कंट्री जिसका इंडिया के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ होगा वो दूसरे की साइड होगा। जैसे ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान हमारा, मतलब एनिमी नहीं बोलूँगा, एंटी बोल सकते हो आप, कि एनिमी स्टेट बोल दो आप, एनिमी स्टेट है एक तरीके से। तो ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री की इंडिया के साथ नहीं बनती तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहेगा। यूक्रेन के साथ क्या है, आपने रिसेंटली हाल में देखा होगा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया था कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, जेलेंस्की। क्यों किया? इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें इतना दबदबा है पूरे वर्ल्ड में कि वो शायद इकलौते ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन साहब को ऑन स्टेज बोल दिया था कि ये समय लड़ाई करना है। आपको लगता है ये और लीडर बोल सकता है? किसी में नहीं, तो वेरी ऑनेस्ट आपको। थैंक यू।